क्या नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है? क्या नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच में खटपट होने की संभावना है? नीतीश कुमार को ऐसा कौन सा ऑफर दिया गया भाजपा की तरफ से या भाजपा नेता की तरफ से जिस पर नीतीश खेमे के नेता आग बबूला हो उठे? सुबह ही मैंने आपको एक बड़ी खबर दिखाई थी कि नीतीश कुमार को भाजपा के नेता अश्विनी चौबे उनकी तरफ से कहा गया कि उन्होंने बहुत योगदान दिया है एनडीए के अंदर बिहार में, अब वो दिल्ली की राजनीति करें, अब वो एनडीए के संयोजक बने, अब वो उप प्रधानमंत्री बने, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी खाली करेंगे? क्या नरेंद्र मोदी एनडीए का संयोजक बनाना स्वीकार करेंगे नीतीश कुमार को? दो बड़े अहम पद क्या वो नीतीश कुमार को देना स्वीकार करेंगे? ये सब बातें होती उससे पहले नीतीश कुमार के खेमे में खटपट होने लगी। नीतीश कुमार के नेताओं ने कहना शुरू कर दिया कि हम इस ऑफर को स्वीकार नहीं करेंगे, हम नीतीश कुमार को बिहार से बाहर जाने देने के लिए तैयार नहीं हैं। या यूं कहें कि उन्होंने कह दिया कि नीतीश कुमार तो बिहार में ही रहेंगे, नीतीश कुमार को आप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कीजिए। और याद करिए, नीतीश कुमार के बेटे निशांत वो भी लगातार इसी बात को लेकर के दबाव बनाते रहे कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए। लेकिन सब कुछ ठीक तो नहीं है। जैसे ही अश्विनी चौबे ने यह कहा, दूसरी तरफ से नीरज कुमार का बयान आ गया। उन्होंने कहा कि हम स्वीकार नहीं करेंगे इस बात को। अमित शाह ने जो बात कही थी उस बात पर आप चलिए। याद करिए, महाराष्ट्र में इसी बात को लेकर के गठबंधन टूट गया था, सरकार भाजपा की नहीं बन पाई थी। तब भी यही कहा गया था उद्धव ठाकरे की तरफ से कि अमित शाह के साथ में हमारी बंद कमरे में बैठक हुई थी और उस बैठक में 2.5 साल मुख्यमंत्री बनाने के फॉर्मूले की बात हुई थी। अब यहां तो चुनाव से पहले ही तलवारें निकाली जा रही है, चुनाव से पहले ही कहा जा रहा है कि जो कुछ अमित शाह ने कहा था नीतीश कुमार को, उस बात को आप लागू कीजिए, उससे पीछे मत हटिए। तो क्या वाकई ऐसा होगा? सबसे पहले तो मैं ऑफर सुना देता हूं, अश्विनी चौबे ने क्या कुछ कहा, एक बार वो सुन लीजिए और फिर उसके बाद में नीतीश के खेमे से इसका जवाब आया है उस पर भी चर्चा करेंगे। आप ले आए जहां नीतीश कुमार जी एनडीए के पूरे देश के नरेंद्र मोदी के साथ कंधे कंधे मिला करके संयोजक की भूमिका में रहे और उनको उप प्रधानमंत्री का दर्जा प्रदान कर दिया जाए तो बिहार का भी धन होगा। दूसरा उप प्रधानमंत्री हमें जगजीवन राम के बाद मिलेगा। ये हमारी इच्छा है, ये व्यक्तिगत रूप से। वो ऐसा सवाल क्यों कर रहे हैं कि लगातार की विपक्ष जो है बीजेपी को टारगेट नहीं कर रही है और कांग्रेस को लोग टारगेट कर रहे हैं? पप्पू यादव। अरे देखो, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, वो मैं उस पर बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। ऐसे लोग धरा पर आते हैं, चले जाते हैं। ममता बनर्जी, भाजपा के नेता ने जैसे ही ये बात कही उसके बाद में नीतीश कुमार के खेमे से इसको लेकर के जवाब आया। जवाब में कहा गया कि अमित शाह ने कहा है कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, तो लिहाजा आप ऐसी बातें मत करिए। डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या मैसेज दिया जा रहा है, क्या पर्दे के पीछे की डील चल रही है, इस पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन पहले आप सुन लीजिए भाजपा के ऑफर पर नीतीश कुमार का खेमा क्या कह रहा है। कौन क्या बोलते हैं यह मेरा विषयगत संदर्भ नहीं है। केंद्रीय मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कल सार्वजनिक रूप से यह कहा कि 2025 का जो चुनाव है वह माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी जी और माननीय नीतीश कुमार जी की राजनीतिक जोड़ी ने विपक्ष को राजनीतिक रूप से लकवाग्रस्त घोषित करा दिया। 30 सीटों पर हम लोकसभा चुनाव में शानदार विजय पताका फहराए। 174 से ज्यादा सीटों पर हमारी बढ़त है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राज्य की जनता की उम्मीद है। उम्मीद भरी निगाहों से जनता देखती है, जिसका भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व हो, लोजपा का केंद्रीय नेतृत्व हो, राष्ट्रीय लोक मोर्चा का केंद्रीय नेतृत्व हो, ये तमाम सहयोगी पार्टियों को इस बात का एहसास है। अब इन दोनों वीडियो से, दोनों बयान से पूरी तरह से साफ हो जाता है कि सब कुछ ठीक तो नहीं है। अगर सब कुछ ठीक होता तो जवाब कैमरे पर नहीं दिए जाते,
जवाब आमने सामने दिए जाते, सवाल भी आमने सामने होते, लेकिन यहां पर सवाल कैमरे पर हुआ तो जवाब भी कैमरे पर दिया गया। यानी नीतीश कुमार का खेमा किसी तरीके से अपने आप को बैकफुट पर दिखाना नहीं चाहता है। नीतीश कुमार का खेमा वो ये कहना चाह रहा है कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव में जाएंगे, और भाजपा इस बात के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा भाजपा पानी के अंदर पत्थर फेंक करके करंट चेक करने की कोशिश कर रही है। कितनी तरंग निकलती है, कितना आक्रोश होता है, कितना उनके इस बयान पर उधर से स्वीकारिता निकल करके सामने आती, इस बात को दरअसल चेक किया जा रहा था। और यही पर्दे के पीछे की डील है। भाजपा ने अपने नेताओं से कहा है कि आप बीच बीच में ऐसे ऐसे बयान देते रहिए ताकि नीतीश कुमार और उनके कद को खत्म किया जाए, कम किया जाए। नीतीश कुमार के वोटर को, नीतीश कुमार के समर्थकों को यह बता दिया जाए कि नीतीश कुमार अब सिर्फ और सिर्फ 5 महीने के मुख्यमंत्री हैं, अगले 5 साल वो मुख्यमंत्री नहीं होंगे, सरकार भी आई तो भाजपा ही मुख्यमंत्री बनाएगी। यह संदेश जो है पहुंचाया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार का खेमा, उनको लगता है कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे तो शायद हमारी कोई पूछ होगी, वरना बीजेपी अपनी ही चलाएगी, अपना ही सीएम बनाएगी। नीतीश कुमार अगर दिल्ली चले जाएंगे तो दिल्ली से नीतीश कुमार को कहां वापसी आने दिया जाएगा? नीतीश कुमार के वहीं पर पैर बांध दिए जाएंगे। पैर बांधने का मतलब आप समझते हैं, वहीं पर नीतीश कुमार को व्यस्त कर दिया जाएगा और नीतीश कुमार के आगे पीछे वहीं पर फाइलों का ढेर लगा दिया जाएगा और दिल्ली में ही नीतीश कुमार को जाम कर दिया जाएगा। नीतीश कुमार के खेमे में इसी बात को लेकर के खलबली मची हुई है कि आखिरकार जिस तरीके से बयान निकल करके सामने आ रहे हैं, हमारी नाराजगी से पहले इस पर नाराजगी बीजेपी की तरफ से आनी चाहिए थी और बीजेपी की तरफ से कहा जाना चाहिए था कि अश्वनी चौबे वो इस बात के लिए अधिकृत नहीं है कि वो ये बात कहें। लेकिन जब भाजपा की तरफ से सफाई नहीं आई, भाजपा की तरफ से फटकार नहीं लगी, तब नीतीश कुमार के खेमे ने आगे बढ़ते हुए इस पर प्रतिक्रिया दी है। नीतीश कुमार का खेमा दरअसल वो सोच रहा है कि चाहे वक्फ कानून का मुद्दा हो, चाहे बिहार में पलटी मारने का मुद्दा हो, लोग अभी भी नीतीश कुमार के साथ में हैं, या नई हिंदुत्व के रास्ते पर या बीजेपी के साथ जाने की वजह से लोग अभी भी नीतीश कुमार के साथ में टिके हुए हैं। और इसीलिए अशोक चौधरी का बयान आप सुनिए। अशोक चौधरी कह रहे हैं कि हमें मौलानाओं की जरूरत नहीं है। यह बयान नीतीश कुमार की पार्टी के नेता दे रहे हैं और चुनाव से ठीक पहले दे रहे हैं। इससे उनकी मंशा समझ में आती है और सवाल यह भी है कि क्या लोग इन बातों को सुन भी रहे हैं। देखिए, विरोधियों का काम है करना। विरोधी अपने तरीके से अपनी बात को रखते हैं। नीतीश कुमार ने 20 साल तक अल्पसंख्यकों का काम करके ये दिखाया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के, देश का किसी नेता की औकात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके भी माइनॉरिटी के हितों की रक्षा इस तरह से कर सकते हैं। किसमें हिम्मत है कि जो लोग बवाली लोग हैं, वो लोग बड़े बड़े नेताओं से जुड़े हुए हैं और उनको प्रदेश के हित में जेल के अंदर बंद करने का, ये नीतीश कुमार है। इसलिए नीतीश कुमार पर जो प्रश्न उठाते हैं, पहले अपने गिरबान में झांक के देखें। हम लोगों को किसी से सीआर लिखाने का जरूरत नहीं है, ना हमको किसी मौलाना और इनका किसी का हमको आवश्यकता है। हम जनता के लिए काम करते हैं। जनता अगर समझती है नीतीश कुमार अच्छा आदमी है, मेरे लिए काम किया है, जनता वोट करेगी। राहुल गांधी कल आए थे, जब भी आते तो बोलते हैं संविधान खतरे में है। हाँ, तो अब उनको लगता होगा, हम इसमें क्या कर सकते हैं। बिहार अगले 5 महीने तक सुर्खियों में रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। चुनाव के बाद में तय होगा कि बिहार सुर्खियों से गायब हो जाएगा या बिहार में फिर भी सुर्खियां बनी रहेंगी। चुनाव में अगर एक तरफा भाजपा की बुरी तरह से हार हुई तो आप यकीन मान कर चलिए कि ना तो बीजेपी की तरफ से, ना ही बीजेपी की मीडिया की तरफ से फिर बिहार का कोई जिक्र भी होगा। अगर बिहार में भाजपा बुरी तरह से हारी तो पूरी तरह से बिहार को ब्लैकआउट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर भाजपा जीत गई तो फिर बिहार में इस तरह की चर्चा होगी या आप मत पूछिए। बिहार में फिर बीजेपी बंगाल के चुनाव तक जोश बना करके रखेगी। बंगाल के चुनाव में बिहार से ही लहर लेकर के जाई जाएगी कि अब बिहार में सरकार बन गई है, अगली बारी बंगाल की है। यह नारा कहीं ना कहीं बीजेपी चलाने की कोशिश करेगी।
तो अभी जिस तरीके की उठापटक हो रही है, जिस तरीके से बयानबाजी दी जा रही है, इससे निश्चित तौर पर बिहार में माहौल गर्म तो है, लेकिन इसका असर क्या होगा यह अभी देखना बाकी है। दूसरी आज दिन की एक बड़ी खबर निकल करके सामने आई और वो हिमाचल प्रदेश के मंडी से आई, जहां पर भाजपा की नई नवेली सांसद कंगना रनौत, वैसे समर्थक पुरानी है, सांसद अब की बार बनी है। कंगना रनौत ने कहा कि मेरा घर बंद पड़ा रहता है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और मेरे बंद घर का भी 1 लाख रुपए का बिल आ गया। कंगना रनौत के इस झूठ का पर्दाफाश किया हिमाचल प्रदेश के अधिकारियों ने। बिजली विभाग के अधिकारी सामने आकर के क्या कह रहे हैं ये मैं आपको कुछ देर बाद में सुनाता हूं, लेकिन उससे पहले सुनिए कंगना रनौत ने क्या आरोप लगाया। इस महीने गांधी जी मेरे को इस महीने मेरे मनाली के घर का 1 लाख रुपया बिजली का बिल आया, जहां मैं रहती भी नहीं। सोचिए, तो हम देखते हैं और कल जो है 10 रुपये इतनी दुर्दशा की हुई है। और समोसों पे इनकी एजेंसियां जो है वो हम पढ़ते हैं और शर्मिंदगी होती है कि क्या हो रहा है। और प्रदेश को, हमें जो प्रदेश को खासकर जो है हमें जो है उन्नति के रास्ते पर चलाना है। और मैं तो कहूँ कि एक तरह से ये भेड़िए ही हैं, इनके चुंगल से हमें हमारे प्रदेश को निकालना है। और जिस तरह से हम लोगों ने चारों की चारों जो सीटों पर जो है, लोकसभा की सीटों पर जो है भगवा झंडा लहराया, उसी तरह से अब अगले चुनाव में जब भी 27 में होंगे हमें यहाँ पे भगवा झंडा लहराना है। कंगना रनौत 1 लाख रुपए बिल की बात कह रही है। हालांकि वैसे तो ये सब जानते हैं कि कंगना रनौत है, बॉलीवुड की एक्ट्रेस रही है, अभी भाजपा की सांसद है, तो जाहिर सी बात है इनका कोई 50 गज का मकान तो होगा नहीं कि उसमें 2 बल्ब जलते हों, एक पंखा चलता हो और एक छोटा सा जो है वो मोबाइल चार्ज करने के लिए एक चार्जर लगा रखा हो। ऐसा तो हो नहीं सकता है। कंगना रनौत का घर है तो बड़ा आलीशान घर है, और बड़ा आलीशान घर है तो उसमें नेता रहे नहीं रहे, मालिक रहे नहीं रहे, फिर भी 10 लोग 5 लोग काम करने वाले रहते ही हैं। और कंगना रनौत जब जाती है तो उनके साथ में उनके सिक्योरिटी गार्ड, तमाम और लोग या उनसे मिलने वाले लोग आते जाते रहते हैं। तो जाहिर सी बात है घर के अंदर जितने भी बिजली के साधन हैं वो सारे इस्तेमाल किए जाते हैं। बिजली विभाग के अधिकारियों को आप सुनिए, बिजली विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कंगना रनौत ने अपना पिछला बकाया बिल भी नहीं भरा है और एक तरीके से डिफॉल्टर हो गई है कंगना रनौत। अगर वो पिछला बिल भर देती, पिछला बिल उनका 30-32 हजार रुपए आया था, वो भी उन्होंने नहीं भरा। इस बार का बिल उन्होंने 9000 यूनिट की खपत की है। अब बताइए 9000 यूनिट कितनी ज्यादा होती हैं। दिल्ली में 200 यूनिट फ्री थी अरविंद केजरीवाल के समय पर, तो 200 यूनिट एक आम आदमी के लिए सफिशिएंट मानी जाती हैं कि आम आदमी के लिए, एक छोटे परिवार के लिए 200 यूनिट तक जो है वो बिजली ठीक है। 200 यूनिट बिजली जो है वो एक आम आदमी के घर में खपत हो सकती है, लेकिन 9000 यूनिट कंगना रनौत के घर में खपत हुई है। तो इसका मतलब क्या है? क्या कंगना रनौत का घर बंद रहता था? बिल ज्यादा आ सकता है या कम आ सकता है, लेकिन आपके मीटर में जो रीडिंग है वो तो गलत नहीं हो सकती है ना। 9000 यूनिट आई, पिछला बिल भरा नहीं, अब का बिल भी भरा नहीं, और कंगना रनौत खुद डिफॉल्टर होने वाली है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सत्य नहीं है। ये मैडम कंगना रनौत जी का जो घर है मनाली में, उसका ये बिल है। इस बिल से ये स्पष्ट है, पहली तो बात है कि देखिए उनका 94.82 किलोवाट के आसपास का लोड सैंक्शन है, वो भी एचटी लाइन के ऊपर, जो कि बहुत अत्यधिक होता है। उन्होंने इस महीने कोई 9000 यूनिट्स कंज्यूम किए और 9000 यूनिट्स कंजप्शन के मुताबिक उनका जो 55,000 के आसपास का बिल आया। 55,000 का बिल है मार्च का, 28 डेज का है बिलिंग जो उनको ही है। तो अब देखने की बात यह है कि इन्होंने पिछले जनवरी और फरवरी का जो बिल है वो पे नहीं किया था, वो कि जो कि 32,000 के आसपास है। यदि दोनों को मिला दी जाए, पुराने एरियर्स और करंट बिल को मिला दिया जाए, तो ये 91,000 प्लस का बिल है, ना कि 1 लाख रुपए का। तो ये जो बिल जो उनको ज़्यादा दिख रहा है, यदि उन्होंने टाइमली पेमेंट की होती जनवरी और फरवरी के बिल की, तो ये 55,000 ही होता है। और ये कहना कि घर में वो नहीं रहती हैं, तो मैं समझता हूँ कि पावर जहाँ कंज्यूम होती है वहीं पर मीटर होती है, और ये एचटी लाइन के ऊपर उनका कनेक्शन है, तो
कोई भी किसी भी तरह की जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एंड पे गलती नहीं है। पावर उनके घर में कंज्यूम हुई है, इसी वजह से वो मीटर हुई है। और एक और मैं बात आपके ध्यान में लाना चाहूँगा कि उनको जो है वो इस महीने तकरीबन 700 रुपया जो सब्सिडी सरकार दे रही है, वो भी उनके बिल में उनके जो है वो मतलब उसका क्रेडिट उनको मिला है, उनको फायदा मिला है। वैसे तो खैर आम जनता ये मानती है कि जो इस तरीके के बयान दिए जाते हैं वो राजनीतिक तौर पर होते हैं, और कंगना रनौत कहीं ना कहीं संभावना तलाश कर रही है कि मोदी की कैबिनेट में तो मुझे जगह नहीं मिली, हो सकता है कि हिमाचल प्रदेश में आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में मुझे कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल जाए, और इसीलिए वो किसी न किसी तरीके से अपने आप को सुर्खियों में बनाने की कोशिश कर रही है। बहरहाल राजनीति बड़ी टेढ़ी चीज है, कब किसको किस तरीके से खत्म कर दे और कब किसको कहां से कौन सा मुद्दा उभार दे, कहना मुश्किल है। देखना अब यही है कि चाहे बिहार की राजनीति हो, चाहे देश की राजनीति हो, किस तरीके से करवट लेती है और किसके खाते में कितनी जो है वो संख्या जुड़ती है और किसके खाते से कितनी संख्या उड़ जाती है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।